Hello everyone, this is another video and I am Vinita Bishnoi. Welcome to my channel Milestones in Biology. आज का जो टॉपिक है that is how DNA is formed and DNA के अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये किस तरीके से असेंबल होते हैं, what is the bonding between them, we are going to discuss all such things in today's video. So first thing is that जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस देखने को मिलेगा. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो न्यूक्लिक एसिड है इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड जो न्यूक्लियोटाइड है इट इज हैविंग 3 सब यूनिट्स, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फोस्फेट या फोस्फोरिक एसिड. So let's make a diagram. This is pentose sugar. I'm drawing right now. Pentose sugar का जो ये नंबर होता है that you have to remember. This is second carbon, third. ये जो भी है ये कार्बन इंडिकेट कर रहा है. Fourth and this one is fifth. अगर आपको इसके डिटेल स्टडी करनी है इस स्ट्रक्चर की, you can watch my video where I was teaching about monosaccharide. मोनोसैकेराइड टॉपिक में आपको ये देखने को समझने को मिलेगा. Now, जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन इज कनेक्टेड विथ नाइट्रोजनस बेस. ओके, तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो कनेक्टेड होता है फर्स्ट कार्बन से एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. दिस इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड ये बॉन्ड बनता है बाय रिलीजिंग वन वाटर मॉलिक्यूल. अब होगा क्या, आपको पता है प्यूरेंस एंड पायरामिडिन्स दो होते हैं, प्यूरेंस एंड पायरीमिडिन्स. प्यूरेंस का जो 9th नाइट्रोजन है, जो 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन है वो बॉन्ड करता है इस कार्बन के साथ, वेयर एज प्यूरिन का जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट नाइट्रोजन है वो बॉन्ड करता है फर्स्ट कार्बन के साथ. तो दिस डिफरेंस यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट फिफ्थ कार्बन जो है दैट इज कनेक्टेड विद फोस्फोरिक एसिड और यहां पे बॉन्ड होता है दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड, नॉर्मल बॉन्ड. So remember first glycosidic bond and at 5th number carbon phosphate group is attached. अब हम बनाएंगे, ये हो गया हमारा पहला न्यूक्लियोटाइड. Now let's make another nucleotide. This is pentose sugar. इसका nitrogenous base, इसका 5th and this is the phosphate. अब आपको अगर याद हो डायग्राम, यहां पे HOH प्रेजेंट होता है. सो दिस फोस्फेट इज गोइंग टू मेक अ बॉन्ड विद द थर्ड कार्बन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड. अभी ये जो मैंने बनाया ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है. सो व्हाट यू कैन सी हियर, दिस बॉन्ड विच इज बिटवीन द 5th कार्बन ऑफ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड एंड थर्ड कार्बन ऑफ द फर्स्ट nucleotide, this bond is through phosphate. So this is called phosphodiester bond. ये याद रखना, मैं बार बार इसलिए कह रही हूं, ये जो नंबर है थर्ड कार्बन एंड 5th कार्बन, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप 6th चैप्टर करेंगे 12th स्टैंडर्ड में तब आपको पता चलेगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है. Okay, so remember this is the third carbon of first nucleotide and the 5th carbon of second nucleotide, and this is dinucleotide structure with phosphodiester bond. Now for your understanding I am making one more nucleotide. This is the nucleotide, third nucleotide, pentose sugar, 5th carbon with its phosphorus. Here the third carbon HOH. Now there will be phosphodiester bond between the third carbon and the 5th carbon. This is phosphodiester bond. Now this is a
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे 2 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है. दिस इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. और आपको पता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम क्या बोलते हैं? इट इज न्यूक्लिक एसिड. अब आप इस स्ट्रक्चर में एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक तरफ, इस तरफ अगर हम ये चेन है तो एक तरफ आप देखो फिफ्थ कार्बन इज फ्री. फिफ्थ कार्बन फ्री का मतलब है, आप बोलोगे कि मैम वो तो फास्फोरस के साथ, बट फास्फोरस उसका अपना है. फिफ्थ कार्बन is free because it is not making bond with any other nucleotide, whereas here on the other hand you will see that third carbon is free, means वो किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहा है. तो अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूं तो यहाँ पे आप बोलोगे 5 प्राइम एंड है, यहाँ पे 3 प्राइम एंड है. सो इस तरीके से हम डीएनए को इंडिकेट करते हैं या न्यूक्लिक एसिड को. अब आपको पता है यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए है एंड आरएनए है. डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है हमारे अंदर, बट आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ वायरस के अंदर. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट न्यूक्लिक एसिड, हमारा न्यूक्लिक एसिड जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज डीएनए. हमारे अंदर दोनों प्रेजेंट है, डीएनए भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है, बट हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है. वेयर एज वायरस के केस में या फिर डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते. नाउ आई विल टीच यू कि जो डीएनए का डबल, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं डीएनए की, सो हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या है. डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये न्यूक्लिक एसिड है. तो न्यूक्लिक एसिड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डीएनए है, वो आरएनए है एंड एटीपी. हम 3 न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. इसमें अगर नाइट्रोजनस बेस की बात करूं तो नाइट्रोजनस बेस 4 टाइप के ही हो सकते हैं, एटीजीसी. पेंटोज शुगर जो यहां पे यूज हो रहा है इट इज राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट इज कॉमन एवरीवेयर. हमारे अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए इज हैविंग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड ये स्ट्रक्चर जो देने वाले थे वॉटसन एंड क्रिक. वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था. सो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है. फाइन, तो ये डबल हेलिकल है, तो मैं इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकती हूं. इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो मैं यहां पे लिख रही हूं, अगर 3 प्राइम है तो यहां पे 5 प्राइम है, यहां पे 5 प्राइम है तो यहां पे 3 प्राइम है. दिस इज कॉल्ड एंटी पैरेलल. ठीक है, कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स है एंटी पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 है, ऑपोजिट है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 है. तो ये 3 प्राइम और 5 प्राइम क्या इंडिकेट कर रहा है, मैंने आपको इस डायग्राम में बता दिया. दैट हियर 3 प्राइम एंड इज फ्री, मतलब वो किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ कनेक्टेड नहीं है, और यहाँ पे 5 प्राइम फर्दर किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ कनेक्टेड नहीं है. अब आपको जो सीखने वाली बात है वो ये है कि ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये किस तरीके से अपने आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, विच बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन देम. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो ये डायग्राम मैंने पहले बनाया था, तो ये डायग्राम फर्स्ट स्ट्रैंड है डीएनए का. ठीक है, तो जैसे ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड फ्री है तो मैंने 5 प्राइम एंड कर दिया, यहाँ पे 3 प्राइम एंड फ्री है तो मैंने 3 प्राइम एंड कर दिया. अब हमें ड्रॉ करना है दूसरा स्ट्रैंड जो 3 प्राइम है और 5 प्राइम है. सो लेट्स ड्रॉ दैट. मैंने ये जो जगह है नाइट्रोजनस बेसिस की इसीलिए ब्लैंक छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे अब मैं नाइट्रोजनस बेस को स्पेसिफाई करती हूँ. यहाँ पे एडिनाइन है, यहाँ पे गुआनाइन है, यहाँ पे साइटोसिन है. अब होगा क्या, हमेशा जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं
वो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से जो बॉन्ड करते हैं वो नाइट्रोजनस बेस के थ्रू बॉन्ड करते हैं. सो इन शॉर्ट, जो नाइट्रोजनस बेस है इट शुड बी टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द चेन. डबल स्ट्रैंड डीएनए के इनर साइड होना चाहिए. तो अगर मैं इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करती हूं, जैसा ये ड्रॉ किया है, तो नाइट्रोजनस बेस यहां पे आता है तो बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी. सो वी हैव टू चेंज द ओरिएंटेशन सो दैट नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे को फेस कर सके ये दोनों स्ट्रैंड की. सो फॉर दैट वी हैव टू मेक द डायग्राम लाइक दिस. ये मैं सबके पहले पेंटोज शुगर ड्रॉ कर रही हूं. उसके बाद सो दिस इज न्यूक्लियोटाइड 1, 2 एंड 3. दिस इज यहां से स्टार्ट होगा क्योंकि आपने इसको उल्टा कर दिया है. तो कार्बन 1 जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है. 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ का फोस्फेट यहां पे है. अगेन 1, 2, 3, 4 OH H और ये फिफ्थ है. फिफ्थ के साथ ये फोस्फेट. अगेन 1, 2 OH H फिफ्थ और उसका फोस्फेट ये रहा. ये हमने बना लिए क्या, हमारे न्यूक्लियोटाइड. अब ये न्यूक्लियोटाइड को कनेक्शन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि थर्ड कार्बन और फिफ्थ के बीच में होता है. अगेन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड आगे तो है ही नहीं. अब हमारे जो नाइट्रोजनस बेस है वो नाइट्रोजनस बेस कहां पे है, फर्स्ट कार्बन पे. सो वी आर गोइंग टू मेक एट फर्स्ट. हमेशा ये रूल होता है, जो ए होता है वो हमेशा बॉन्ड करता है. यहां पे मैं सर्कल ड्रॉ कर लेती हूं. ए विल ऑलवेज मेक अ बॉन्ड विथ टी एंड जी विल ऑलवेज मेक अ बॉन्ड विथ सी. तो यहां पे सी है तो यहां पे जी. जो ए होता है टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और जी जो है वो सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है. सो अब आप देख सकते हो यहां पे 3 प्राइम एंड फ्री है और यहां पे हमारा 5 प्राइम एंड फ्री है. सो इस डायग्राम से आपको पता चल गया कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है. तो आप देखो, मैं एक चीज यहां पे ऐड करूंगी कि जो बैकबोन है डीएनए का वो किस चीज से बना है, पेंटोज शुगर एंड फोस्फेट से बना है. वेयर एज नाइट्रोजनस बेस जो है वो अंदर की तरफ है. नाइट्रोजनस बेस में हमेशा प्यूरिन जो है वो पायरामिडिन के साथ बॉन्ड करता है. ठीक है, तो अगर प्यूरिन ए है तो वो टी के साथ बॉन्ड करेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड अगर जी है तो वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा सी के साथ. तो ये जो बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में, इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. अगर आप किसी भी डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करोगे तो डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ये याद रखना. सो प्यूरिन हमेशा पायरामिडिन के साथ ही कनेक्ट करता है और A will make a bond with T only with 2 hydrogen bond. G will always make a 3 hydrogen bond with C. जब भी हम, अब मैं 12th के लिए थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि 12th में जब भी आप देखोगे ना तो हम ऐसा बोलेंगे कि डीएनए जो है उस पे इंडिकेट करेंगे हम डीएनए को सिर्फ इस तरीके से A, T, G, G, C. ये रैंडम लिख रही हूं इसमें. अब जो A का मतलब नाइट्रोजनस बेस है, T का मतलब भी नाइट्रोजन, ये सारे नाइट्रोजनस बेसेस हैं. ठीक है, अब यहां पे डीएनए को मैंने नाइट्रोजनस बेस के फॉर्म में इंडिकेट किया है. ओके, तो क्योंकि मैं तीनों चीज नहीं ऐड कर सकती ना. नाइट्रोजनस बेस, दिस इज द नाइट्रोजनस बेस विच इज representing a nucleotide. So always a nucleotide will be represented by its nitrogenous base. वहां पे A लिखा मतलब we will say that DNA is having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nitrogenous base. इसका मतलब ये हुआ that DNA part और DNA fragment is made up of 8 nucleotide. So always remember this. फिर हम ऐसा बोलेंगे, अगर मैंने
डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया। आपका क्वेश्चन क्या होगा कि डीएनए का एक स्ट्रैंड के ऊपर इन्होंने नाइट्रोजनस बेस दिया है, देन दे विल आस्क यू टू राइट द नाइट्रोजनस बेस फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में नाइट्रोजनस बेस क्या होगा? ए का ऑपोजिट टी, टी का ऑपोजिट ए, जी का ऑपोजिट सी, सी, सी का ऑपोजिट जी, जी, जी का ऑपोजिट सी एंड टी का ऑपोजिट ए। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ऐसा भी आपको बनाने को बोला जा सकता है। तो अब हम इसको बोलेंगे वन बेस पेयर, दिस इज सेकेंड बेस पेयर। तो ये डीएनए का फ्रेगमेंट कितने बेस पेयर से बना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इट इज इंडिकेटिंग 8 बेस पेयर्स, मतलब 8 न्यूक्लियोटाइड्स का पेयर बता रहा है। ठीक है, तो हम पूरा न्यूक्लियोटाइड नहीं लिखेंगे ना कि पेंटोज शुगर, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन सब नहीं बताएंगे। सो ईच न्यूक्लियोटाइड इज इंडिकेटेड बाय इट्स नाइट्रोजनस बेस, दैट इज व्हाई वी राइट डीएनए फ्रेगमेंट लाइक दिस। ओके, देन आई हैव टोल्ड यू इट इज एंटीपैरेलल। अब सवाल क्या होता है कि जो डीएनए के बीच में जो गैप होता है, जो इसका डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज 20 Armstrong. Always remember the distance between the two DNA strand is equal 20 Armstrong. इसके पीछे रीजन ये है कि इसके कितने रिंग्स हुए? इसके 2 रिंग्स हुए, और इसके ये प्यूरिन नहीं है, पायरामिडिन है, इसका 1 रिंग, प्यूरिन के 2 रिंग। ये क्या है? अगेन दिस इज प्यूरिन, तो इसके 2 रिंग हुए एंड इसका 1 रिंग हुआ। इसके केस में यहां पे 1 रिंग हुआ और यहां पे 2 रिंग हुआ, मतलब हमेशा टोटल 3 रिंग ही हो रहे हैं। आप देखो, सो 3 रिंग्स विल बी देयर थ्रू आउट द चेन, दैट इज व्हाई द डायमीटर विल रिमेन सेम। वरना अगर प्यूरिन प्यूरिन के साथ करता तो ए के भी 2 और यहां पे अगर जी होता तो उसके भी 2, तो टोटल 4 हो गए होते। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायमीटर सेम इसीलिए है बिकॉज द नाइट्रोजनस बेस ऑलवेज प्यूरिन बाइंड्स विद पायरामिडिन एंड टोटल 3 रिंग्स ही होते हैं। उसके बाद आपने अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। फाइन, नाउ डीएनए का 1 टर्न, दिस इज सपोज दिस इज 1 टर्न ऑफ डीएनए, 1 टर्न ऑफ डीएनए। दिस 1 टर्न इज हैविंग लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम, या आप इसे 3.4 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं। एंड इन 1 टर्न 10 न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर, और आप बोल सकते हो 10 बेस पेयर्स आर देयर। ठीक है, इसको न्यूक्लियोटाइड लिख देती हूँ। 10 न्यूक्लियोटाइड्स या 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में इस तरीके से। सो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच में 34 एंगस्ट्रॉम है, तो बाकी के न्यूक्लियोटाइड्स के 2 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? इट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। ये याद रखना है आप लोगों को। अब मैंने आपको बताया कि 1 टर्न, अब 1 टर्न क्या होता है? 1 टर्न जो होता है इट इज कंप्लीट 360 डिग्री। ठीक है, तो वो 360 ये है एक सर्कल। अब इस सर्कल को मैं इस तरीके से कर दूं, है ना, ये सर्कल को, ये वाला जो पार्ट है इसको इस तरीके से नीचे बेंड कर दूं, सो दिस इज ऑल्सो 360 डिग्री एंड दिस इज 1 टर्न। तो 1 टर्न जो होता है डीएनए का वो 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर होता है। ये जो टर्न लेता है, द टर्न इज राइट हैंडेड टर्न and the distance is 20 Armstrong. So this is all about DNA. DNA का ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है कि डबल स्ट्रैंडेड होता है DNA, this model was given by Watson and Crick. So this is all about today's video.
Hope you like today's video. Today's video is the base for your 12th standard. अगर अभी आप समझ गए तो 12th स्टैंडर्ड में आपके लिए बहुत आसान होगा 6th चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को समझना। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन एंड सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन से कनेक्टेड होता है थ्रू फॉस्फेट। पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस होता है एंड फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट होता है। एंड व्हेन दे मेक अ डीएनए, हाँ दूसरा मैंने आपको बताया न्यूक्लिक एसिड जो है 3 न्यूक्लिक एसिड वी आर गोइंग टू डिस्कस, डीएनए, आरएनए एंड एटीपी। फिर मैंने बताया हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, बट हमारी बॉडी में डीएनए और आरएनए दोनों साथ में होते हैं। बट वायरस की जब हम बात करें तो वायरस की बॉडी में, वायरस में डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, बट दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते वायरस में। डीएनए जो है इट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि जो डीएनए होते हैं वो हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। और ये 3 प्राइम 5 प्राइम किस बेसिस पे है वो मैंने आपको बताया कि जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो जो सबसे ऊपर वाला फ्री कार्बन एंड सबसे नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड का फ्री कार्बन। देन आई टोल्ड यू दैट जब भी हम डीएनए ड्रॉ करते हैं तब पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो बैकबोन होता है और नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ होते हैं। नाइट्रोजनस बेस में हमेशा प्यूरिन पायरामिडिन के साथ बॉन्ड करता है और उसमें भी हमेशा ए जो है वो टी के साथ बॉन्ड करेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड जी जो है वो सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। इन शॉर्ट दोनों स्ट्रैंड के बीच में हमें 3 रिंग्स चाहिए, और वो 3 रिंग तभी होते हैं जब एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन पायरामिडिन के साथ बॉन्डिंग करता है। फिर मैंने आपको बताया जो डीएनए डबल हेलिकल है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा 20 एंगस्ट्रॉम रहता है, एंड द 1 टर्न ऑफ डीएनए इज 34 एंगस्ट्रॉम। और उस एक टर्न में यू विल फाइंड 10 बेस पेयर्स आर देयर, और 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो मे बी आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि देयर इज अ डीएनए एंड इट इज मेड अप ऑफ 100 बेस पेयर्स, सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डीएनए? सो दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, 100 into this values you have to multiply so that you will get the length of DNA. Then I told you always we represent the nucleotide with the base pair. बिल्कुल ये गलतफहमी मत रखिएगा कि हमने A लिखा है तो हम सिर्फ नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं। ये नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है, they will give you 1 strand of DNA and they will ask you to write the complementary strand. तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में बस आपको इसके ऑपोजिट ही लिखना है इन केस ऑफ डीएनए, बट व्हेन वी टॉक अबाउट आरएनए दिस विल वेरी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आरएनए के बारे में, दैट विल बी कंप्लीटली ऑन आरएनए। फिर मैं बताऊंगी कि किस तरीके से ये डिफरेंट होगा, और वहां पे मैं कुछ और टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी बात करने वाली हूँ। सो होप यू लाइक दैट दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, बी सेफ एंड गुड बाय।